अस्सलाम वालेकुम। आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए आज की क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब हमने सेशन स्टार्ट करा था इसमें हमने आपको एक बात बताई थी। हमने कहा था कि आपके टोटल 27 चैप्टर्स हैं, जिसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो ट्यूटर्ड 40% जो था वो आपका जो था वो कहाँ चला गया था, टीएमए में चला गया था। और टीएमए का मतलब होता है ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, और मैंने आपको बताया था ये फ्री के मार्क्स होते हैं। अब ये फ्री के मार्क्स हासिल करने के लिए, फ्री के 20 नंबर हासिल करने के लिए, अब इसके लिए आज की क्लास है और जरा गौर से उसके लिए तवज्जो दे लीजिएगा। प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। आपका ये जो असाइनमेंट है इसके लिए आपको A4 साइज शीट्स रिक्वायर्ड होंगी। A4 साइज शीट्स बेटे कलर्स भी मिलती हैं, वाइट भी मिलती हैं, ठीक है। रूल शीट्स होती हैं, रूल शीट्स। कुछ शीट्स आपको मिलती हैं ऐसे, राइट, और कुछ शीट्स मिलती हैं ऐसे। कुछ शीट्स आपको ब्लैंक भी मिलती हैं, जिसकी एक साइड तो ब्लैंक होती है, एक साइड कलर लाइंस होती हैं उस पर। ओके, अब जो भी टॉपिक आप बना रहे हैं उसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ कंटेंट कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, कुछ डायग्राम कुछ फिगर ड्रॉ करना चाहते हैं, तब आपको इसकी भी रिक्वायरमेंट रहेगी। अब एक और आसान आपको चीज बताऊं, इसमें जितने सवालात हैं कोशिश करिएगा हर सवाल का अलग शीट बनाइएगा, हर सवाल के जवाब की अलग शीट बनाइएगा। ये क्योंकि जिससे आपकी जो फाइल होगी वो ज्यादा पेजेस में आएगी, ठीक है, काम खूबसूरत होगा। अगर आंसर आपका छोटा है तो ऐसा नहीं है यहाँ पे 2 लाइनों में लिख के पूरा खत्म और पूरा पेज नीचे आपका खाली रह गया है। आपको कोशिश करनी है उसको खूबसूरती के साथ, पहले उसका मार्जिन आपको देख लेना है, हेडिंग देख लेनी है, फिर उसकी हेडिंग आ गई, आपकी क्वेश्चन आ गया और वो 2 लाइन का आंसर आपका बीच में आ गया। समझ में आ रही है? मार्जिन को हर चीज को कंसिडर करना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। मैंने बेसिक चीजें आपको बता दी, अब इसके इंपॉर्टेंट नोट्स क्या हैं, करना क्या है। सारे सवाल जो हैं कंपलसरी हैं, लाजमी है। पहली बात, हर सवाल के लिए कुछ आंसर्स दिए गए हैं, सवालात के साथ दिए गए हैं कि कितने नंबर का वो आंसर है जो, ठीक है। और जो आपकी शीट होगी, आंसर शीट के पहले सफे पर, फर्स्ट शीट पर आपको अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, AI नंबर और मजमून, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस लिखेंगे, मैं अभी दिखा दूंगी आपको। अच्छा, इसमें आपका पहला सवाल है 2 नंबर का, पहला सवाल 2 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का तकरीबन 40 से 60 अल्फाज में जवाब दीजिए। अब 40 से 60 अल्फाज यानी कि 4 लाइन्स, 4 to 6 लाइन्स। आप कहेंगे मैम आपको कैसे पता? ये आपकी पहली लाइन है, एक लाइन है, इसको तसव्वुर कर लीजिए। इसमें जो मेन वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 लफ्ज आ रहा है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली एक लाइन एक्स्ट्रा अगर लेके चलेंगे, अगर 4 लाइन का आंसर है तो कोशिश करें 5 में दे दीजिए, 6 का आंसर है तो 7 में दे दीजिए, 7 लाइन में, इससे कम मत कीजिएगा। होप यू इट्स क्लियर टू यू। सवाल उनका है और इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं, इसके साथ साथ सबक भी मेंशन करा है, कौन से सबक में मिलेगा। किताबें आपके पास मौजूद हैं। तो पहला सवाल है, हर सवाल में 2 सवाल हैं, जो आसान लगे वो कीजिएगा। ओके, तसव्वुर करें कि आप एक माहिर आसार कदीमा हैं जो किसी कदीम जगह की तलाश कर रहे हैं। इस इलाके के जोग्राफिया को समझने से आपको इसकी तारीख यानी कि इसकी हिस्ट्री और सकाफती अहमियत से पर्दा उठाने में किस तरह मदद मिलेगी, मिसालों से वजाहत करिए। दूसरा सवाल आ रहा है इसका, महात्मा बुद्ध की कोई 2 तालीमात का इंतखाब करें। जो महात्मा बुद्ध थे उनकी 2 ऐसी टीचिंग्स के बारे में बताइए और उनकी वजाहत करें। आप उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह लागू कर सकते हैं ताकि आपकी जाती बहबूद और समाजी हम आहंगी को बढ़ाया जा सके। अब जो हमने गौतम बुद्धा के बारे में तो कुछ पढ़ा नहीं है, पर चैप्टर्स यहां पर मेंशन है, तो ये सबक आपको बहुत सहूलियत देंगे जिससे आप इसके आंसर्स निकाल सकेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ इसका फ्रेमवर्क दिखा रही हूं कि सवाल क्या क्या हैं, ठीक है।
और कोशिश करिएगा ब्लैक पेन से सवाल लिखें और ब्लू पेन से आंसर लिखें। इसके अलावा किसी और रंग का पेन इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है बेटा। सबक अगर मेंशन है तो आपको पूरी किताब को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं फिर भी ब्रीफिंग कर देती हूँ थोड़ा सा। आसार कदीमा यानी कि पुराने वक्तों की चीजें अगर हमें ढूंढनी है, हम मिलते हैं, हम कोई ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो हम उस इलाके के ज्योग्राफी को समझेंगे। ज्योग्राफी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यस इस्लाहुन्निसा संभल, क्या बेटे? सवाल नहीं लिखा, सवाल लिखा है, जवाब नहीं बताया मैंने अभी। सिर्फ मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ किस तरह के सवाल हैं, ठीक है? हाँ बेटे, आपने बेटा देखो सवाल लिखना जरूरी है, लिखा है ना, ठीक है। जो पहले बना चुके हैं टीएमए और सबमिट नहीं हुआ है तो सवाल जरूरी है लिखना, ठीक है बेटा। आप भी कैसे याद करेंगे, आपको एक तरह से याद हो जाएगी वो चीज, ठीक है। मे बी दैट क्वेश्चंस विल कम इन टू योर एग्जाम्स, वो सवाल आपके इम्तिहानात में भी दे दें। देखिए आज कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, आपको उन्होंने बाइफर्केशन कर दी है 40 to 60 में सिलेबस की, पर फिर भी कुछ सवाल वो दे देते हैं इनडायरेक्ट वे में पूछने के लिए, ठीक है। अब यहां पर आपको कैसे पता चलेगा उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी सकाफती अहमियत क्या है, उस पर किस तरह से पर्दा उठाया जाएगा। तो जब हम कहीं जगह किसी जगह की खोज करते हैं तो वहां पर हमें मिलते हैं, वहां पे कुछ पत्थर मिलते हैं, कुछ सिक्के मिलते हैं, कुछ टूटे फूटे बर्तन मिलते हैं, ऐसी साइट्स होती हैं, और कुछ वहां पे हड्डियां मिलती हैं, कुछ हमें निशानियां मिलती हैं ऐसी, कुछ बिल्डिंग्स, कुछ आसारियत ऐसे होते हैं वहां पर जो टूटी फूटी इमारतें, जिससे हमें पता चलता है किस तरह की ईंट का इस्तेमाल करा गया है या वहां पर कौन सा अनाज उगाया गया होगा, उसके कुछ चीजें बची हुई होंगी, ठीक है। बर्बादी के बाद के निशानात होते हैं ना, खत्म होने के बाद, तो कुछ ऐसी चीजें आपको वहां पे कुछ दबे हुए सिक्के मिल जाएंगे, तो सिक्के उनसे पता चलेगा कैसी धात होगी, किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे वो लोग। तो ये सारी चीजें आप उनसे आइडिया लगा सकते हैं। तो इसका हम अभी आंसर्स देखेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल ब्रीफ अबाउट इट। फिर गौतम बुद्धा जो थे वो उन्होंने जो वर्ल्डली लाइफ थी, दुनिया जिंदगी थी, उसको छोड़ दिया था, त्याग दिया था, और उन्होंने एक ऐसी स्पिरिचुअल लाइफ गुजारनी शुरू कर दी थी। और उनका मानना था कि किसी भी जानवर को, किसी भी लिविंग थिंग्स को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये उनकी टीचिंग थी, ठीक है। और इसी वजह से उनकी जो तालीमात हैं, उनका मानना है उनके रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह से यूटिलाइज होगी कि हमें भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हम अभी आगे जब आपको इसके आंसर्स बताएंगे तब आप देख लीजिएगा, पर ये इन चैप्टर्स में आपको इनके आंसर्स मिलेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन है, पर आपको करना क्या है, आई एम सॉरी बेटा, करना क्या है आपको 2 सवाल दिए गए हैं और इनमें से एक सवाल करना है, दोनों नहीं करना। हर सवाल में आपको चॉइस दी गई है, जो आसान लगे वो कीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल है, दर्जे झेल में से किसी एक सवाल का तकरीबन 40 से 60 अल्फाज में जवाब दीजिए। ये भी 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, हयातियाती तनव्वु आपके रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे मुतासिर करता है। 2 मिसालें देकर हयातियाती तनव्वु, डिफरेंशिएट, इट्स अ डिफरेंशिएट नेचुरल रिसोर्सेस। तहफ्फुज किस तरह इंसानी बका को बहबूद और फायदा पहुंचा सकती है। नेचुरल रिसोर्सेस यू कैन से, वो किस तरह से, तो ये आपका सबक नंबर 11 में आएगा। अभी हम देखते चलेंगे इसको। 2 ऑप्शंस हैं इसके भी। दूसरा सवाल है, अगर आप पॉलिसी साज होते, कोई पॉलिसी बनाने वाले होते, तो आप हिंदुस्तानी ज़राअत में किन 2 अहम चैलेंजेस की निशानदही करेंगे। आपके पास ये ताकत होती कि आप कोई पॉलिसी बनाते, ठीक है, कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आते, और आप किस चीज पर, हिंदुस्तानी ज़राअत पर आप कौन से 2 चैलेंजेस की निशानदही करते, उसकी कौन सी ऐसी 2 बातों की निशानदही करते जिससे आप उसका कोई सॉल्यूशन, कोई हल ढूंढते उस पॉलिसी के जरिए।
इसकी बेहतरी के लिए आपके क्या अमली इक़दामात करेंगे, आप उसमें डेवलपमेंट लाने के लिए, इंप्रूवमेंट लाने के लिए क्या करेंगे। तो इसका जवाब आपको सबक एक ऊपर मिल रहा है, सबक नंबर 11, यह है सबक नंबर 12। तीसरा सवाल, ये भी 40 से 60, एक सवाल करना है इसके अंदर, ये भी 2 मार्क्स का, यानी कि 6 नंबर के सवाल अब तक आ चुके हैं। 9 उम्रों को एक अलग आबादी वाले ग्रुप के तौर पर पहचाना तालीम, सेहत, जाती तरक्की में इनकी मुनफरिद जरूरियात और चैलेंजेस से निपटने में किस तरह मदद कर सकता है। 9 उम्र एडोलेसेंस, यानी कि आप लोग या वो लोग जो 11th 12th और कॉलेज की लाइफ में होते हैं, ठीक है। ये एक टर्निंग पॉइंट होता है इंसान की जिंदगी का, लड़की हो या लड़का हो, उसकी लाइफ में एक बहुत, ना तो वो बच्चों में शुमार होता ना बड़ों में शुमार होता। बच्चों में बैठे तो वो अपने आप को समझता है कि बच्चे कहते हैं ये तो बड़ी आप ही हमारे साथ बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई है हमारे साथ, हम खेल रहे हैं, ये तो नहीं खेल रही हमारे साथ। और अगर बड़ों की महफिल में बैठ जाओ तो वो कहेंगे बेटा तुम तो अभी छोटी हो, जरा जाके अपना काम करो, है ना। तो हम किस सिचुएशन में होते हैं, इस उम्र के बच्चे किस सिचुएशन में होते हैं, वो इस सिचुएशन में होते हैं, ना तो वो बड़ों में काउंट होते ना वो छोटों में काउंट होते। इसलिए वो उम्र होती है एडोलेसेंस की। वो अपने साथ वालों के साथ ज्यादा खुश होते हैं, अपने हम उम्र के साथ। और वो दौर होता है चैलेंजेस का, कुछ सब बड़ा थ्रिलिंग दौर होता है, कुछ कर गुजरने का दौर होता है, मैं ये कर लूं और वो कर लूं, मीन्स बड़ा एक्साइटमेंट होता है घूमने फिरने का, कुछ करने का, कुछ नया, बहुत एंथुजियास्ट होते हैं। तो यहां पर उनकी तालीम, उनकी सेहत के हिसाब से, उनकी जाती पर्सनल डेवलपमेंट के हिसाब से, उनकी मुनफरिद जरूरियात, हर एक की इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। जितने भी आप बच्चे बैठे हुए हैं, आप सबकी डिफरेंट इंडिविजुअल पर्सनालिटी है और सबके अलग अलग शौक रहे होंगे, ठीक है। तो वो उसी हिसाब से, उसी फील्ड पर, उसी तरह के लोगों को वो पसंद करता है। पूरी क्लास में 40 बच्चे हैं पर 2-2 का, 3 का ग्रुप होगा। ऐसे क्यों होगा? क्योंकि उनका इंटरेस्ट एक ही जगह लाए कर रहा होगा। किसी लड़कियों का अगर मेहंदी लगाने का शौक होगा तो उनका वो शौक होगा, कुछ को अगर यूट्यूब देखने का शौक होगा तो वो देखेंगे, या कुछ कुकरी शो देखने का शौक होगा, खाना पकाने का शौक होगा, किसी को कढ़ाई का होगा। तो वैसे ही हम दोस्त बनाते हैं, जैसा हमारा मिजाज, जैसा हमारा शौक होता है। और चैलेंजेस से निपटने में किस तरह मदद करते हैं। और ऐसे बच्चे होते हैं कभी कभार अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते, तो वो कहाँ जाएं, किससे बात करें। तो ये वो दौर होता है जिसमें वो अपने जज्बातों का इजहार नहीं कर पाते पूरे से, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो। लड़कों को तो बाहर की राह मिलती है, खुली हवा, खुली फजा मिलती है, और वो अल्लाह ताला बेहतरी ही मिले, उनको नेक दोस्त मिले। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप सबको भी ऐसे दोस्त मिले जो आपको दीन की तरफ लेके जाएं, दुनिया के साथ दीन की तरफ लेके जाएं, दीन से ना भटकाएं वो आपको, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमको, ये वो दौर होता है बेटा, इस दौर में बच्चा बन भी जाता है और बच्चा बिगड़ भी जाता है। आज ऐसे बहुत सारे वाकयात हमारी नजरों से गुजरते हैं और हमें देखकर हैरानी होती है कि किन बच्चों ने कहां परवरिश पाई और किस तरह से उनको बिगाड़ने वाले। आपको लगता है अच्छा तुम पर्दे में रहती हो, तुम्हारे पर तो बड़ी पाबंदियां हैं भाई, बहुत पाबंदी लगा रखी है तुम्हारे पर तो तुम्हारे वालिदैन ने, क्यों करते हो तुम लोग ऐसा। तो ऐसे सवालात उठते हैं और फिर वो कहते हैं देखो बाकी लोग कितने आराम से रहते हैं। तो ऐसे चैलेंजेस, इस तरह के लोग, नेगेटिव पीपल ऐसे आपकी लाइफ में आते हैं। और इसी तरह लड़कों की लाइफ में भी आते हैं, स्मोकिंग के लिए लड़के बाहर जाके ऐसे शौक भी करते हैं। तो जो जिन चीजों पे पाबंदी लगाई जाती है, ये चैलेंजेस हैं इस उम्र के। इस ऐसे टाइम पे कोई आपको सही मोटिवेट करने वाला मिलना चाहिए। हम देखते हैं अभी इस सवाल को भी, ये है चैप्टर नंबर 14 में। सेकंड क्वेश्चन है रियासती पॉलिसी, स्टेट पॉलिसीज जो हैं उनके हिदायती उसूल हिंदुस्तान में एक फलाही रियासत के अहदाफ मींस एम को हासिल करने में किस तरह मदद करते हैं। जो भी स्टेट है वो कुछ पॉलिसीज बनाती है, वो किस तरह से हिंदुस्तान में एक फलाही रियासत के अहदाफ, वो अपने टारगेट को अचीव करते हैं, ठीक है। इनके अमली तलाक की मिसालें दी है, वो किस तरह से उनको इंप्लीमेंट करते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू इंप्लीमेंट, प्रैक्टिकली कैसे उनको बनाकर इंप्लीमेंट करते हैं। पॉलिसी तो बना दी पर इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे,
ठीक है, लागू कैसे करेंगे, इसको करके कैसे दिखाएंगे। चैप्टर नंबर 17, आई एम जस्ट मूविंग वेरी फास्ट, जस्ट वी हैव टू मूव ऑन टू दैट। फिर आता है सवाल नंबर 4, एक सवाल करना है, यहां पर 100 से 150 वर्ड, यानी कि 10 से 15 लाइनें, ठीक है, 10 to 15 लाइन्स, नॉट लेस देन दैट। 4 नंबर का सवाल है ये, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 ऑप्शन दिए हैं, 1 and 2। हिंदुस्तानी आइन, आइन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, कि दिफात और विफाकी ढांचे और वहदानी रूह के दरमियान तवाजुन को कैसे जाहिर करती है। 2 हकीकी जिंदगी की मिसालें फराहम करें जहां हुक्मरानी और फैसले साजी में इसकी दोहरी फितरत का इतलाक होता है। यहां पे इलेक्शन से रिलेटेड आ गया है, ठीक है। हाउ यू आर प्रूविंग योर सेल्फ, दफात हमें देखेंगे आगे अभी ये, ठीक है, ये सबक नंबर 15 में है। देन हिंदुस्तान के 3 दर्जाती निजाम, 3 लेवल्स, स्टेट लेवल, देन आपका आ गया रूरल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। इनके तनाजुर में दही मकामी खुद हुकूमतें किस तरह कम्युनिटी की तरक्की में अपना हिस्सा डालती हैं, यानी कि 3 लेवल्स पर। एक लेवल, दूसरा, दिस इज द स्टेट लेवल, दिस इज सेंट्रल लेवल एंड दिस इज यू कैन से विलेज लेवल। अब हम छोटे में किस तरह से अपनी उसकी तरक्की के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है बेटा, उसमें हमारा क्या योगदान है, क्या हिस्सा है, और मौसर इंतजामिया को यकीनी बनाना, फ्रूटफुल बनाना। विलेज लेवल पर क्या काम हो रहा है, फिर हम देखेंगे कि स्टेट लेवल पर उसको कैसे कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, सड़कें बननी है, लाइट्स का है, वाटर का निज़ाम है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसी तरह गांव में कच्ची सड़कें हैं, ये हम पढ़ेंगे सब। बट अभी ये आपका टीएमए में आ रहा है, मिसालों के साथ इनकी कलीदी किरदार और जिम्मेदारियों की वजाहत कीजिए। इन तीनों लेवल पर किस तरह से ये सारे इंतजाम संभाले जाते हैं उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद यह है सबक नंबर 18 में। फिर आता है सवाल नंबर 5। कोई एक सवाल, हर बार आपको चॉइस दी जा रही है। 100 से 150 अल्फाज, 4 मार्क्स। ऊपर 6 नंबर का गया, 4 और 4 8, 8 और 4 6 कितने हो गए, 14, ठीक है, 14। अब यहां पर भी 2 सवाल हैं। आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के तनाजुर में कौन से 2 बड़े चैलेंजें इंतखाबी अमल को कमजोर कर सकते हैं। यानी कि जब इलेक्शंस होते हैं तो आजादाना यानी कि फ्रीली और मुनसिफाना जस्टिसली किस तरह से इलेक्शंस लड़े जाते हैं, तो उसमें कौन से चैलेंजेस नजर आते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, फेस करे जाते हैं। इन मसाइल को हल करने और शफाफ क्लियर बनाने के लिए और गैर जानिबदाराना इंतखाबी निज़ाम को यकीनी बनाने के लिए अमली तजवीज़ें आपको बतानी है, क्या क्या कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 22 में है ये। सेकंड क्वेश्चन है इसका, हिंदुस्तान में इलाकायत रीजनल बाज औकात कौमी यकजहती को चैलेंज कर सकती है। रीजनल इलाका, हर इलाके की अपनी कुछ खुसूसियात होती हैं, कुछ अहमियत होती है उसकी, कुछ उसकी फ्रीडम इंडिविजुअलिटी होती है उसकी, वो कौमी नेशनैलिटी को किस तरह से चैलेंज करती है, उस चीज को देखना है। क्या आप ऐसे हालात की निशानदही कर सकते हैं जहां इलाकायत को रुकावट के तौर पर देखा जा सकता है, और ये भी कि जहां मकामी मफादात को फरोग देने का जवाज हो। इनका आपको मिसालों के साथ देना है। आप उस स्टेट को इंपॉर्टेंस भी देना चाहते हैं, पर उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो हर्डल भी ना बने, रुकावट भी ना बने, वो भी आपको देखना है। सबक नंबर 24 में है ये। फिर आते हैं हम 6 मार्क्स का, 14 मार्क्स हो गए थे। सवाल नंबर 6 जो है ये एक प्रोजेक्ट है। फिर ध्यान में रखिएगा, हर सवाल अलग शीट पर करेंगे, ठीक है। हलीमा को आज बहुत हंसी आ रही है। खैरियत हलीमा, क्या देख लिया? सवाल नंबर 6,
ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 और सवाल नंबर कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। अब आपको इसमें क्या करना है? अपने इलाके के 10 घरों का सर्वे करना है। अब आप 10 घर तो जाएंगे नहीं, हो सकता है आपको इजाजत ना मिले, आपका खानदान होगा, आपका पड़ोस होगा, तो उसी को 10 काउंट कर लीजिए। हो सकता है आप एक कंबाइंड फैमिली में रहते हो, तो अपनी फैमिली में चाचा ताया उनकी फैमिलीज को काउंट कर लीजिए। ठीक है, मैं आपकी सहूलियत के लिए बता रही हूं। और उम्र के 3 बड़े ग्रुपों में उम्र की तकसीम का तज्जिया करें, यानी कि 3 आपको एज ग्रुप दिए जाएंगे, उसके आप उसका एनालिसिस करेंगे, सर्वे करेंगे। और सर्वे के लिए आपको इस तरह की ये टेबल, इस तरह की ये टेबल बनानी है। ये एक टेबल बनाएंगे, पर आपको 10 इसकी एक शीट बनाकर इसकी फोटोकॉपी करवा लीजिए, नहीं तो 10 शीटें बनेंगी इसकी, क्योंकि 10 घरों का करना है आपको। ठीक है, अब आपको इन्होंने टाइटल दिया है, यानी कि सीरियल नंबर 1 2 3 4 इसी में आ जाएगा आपका, क्योंकि ये आप एक फैमिली में कर रहे हैं। एक फैमिली में 0 से 14 महीने या 14 साल तक की उम्र के बच्चे होंगे, फिर 15 से 30 साल की उम्र तक के बच्चे होंगे, फिर 30 से 59 ईयर्स तक के लोग मौजूद होंगे। इसी के साथ 60 प्लस भी, यानी कि सीनियर सिटीजन्स भी वहां पर मौजूद होंगे। एक फैमिली का ये पूरी टेबल बनेगी। ऐसी आपको 10 फैमिलीज के बारे में देखना है। क्लियर हो रही है ये चीज? अच्छा जी। दूसरा है मर्दों की तादाद। अगर 0 से 14 उसमें बच्चे हैं, 0 से 14 एज के कितने बच्चे हैं वो आपको यहां लिख देना है। 15 से 30 एज के, हाँ जी देखो बेटा, उन्होंने आपको बोला, सवाल करा है कि अपने इलाके के 10 घरों में जाना है, वहां पे सर्वे करना है, और उम्र के ये 4 कैटेगरीज आपको दे दी। 0 से 14 साल तक की उम्र के, ठीक है, लोग, 15 साल से 30 साल की उम्र तक के लोग, 30 साल से 59 ईयर्स तक के लोग उस घर में अगर रहते हैं, अगर नहीं है तो डैश डाल दीजिएगा। और 60 प्लस भी, चाहे औरत हो या मर्द, मर्दों की अलग लाइन बनी हुई है, औरतों की अलग टेबल बनी हुई है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब अगर इतने छोटे कोई बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 लिख दिए, 15 में आपके सिर्फ 2 बड़े लोग हैं यहां पर मौजूद। ठीक है, 59 में आपके यहां पर मर्द कितने हैं? हो सकता है आपके एक ही हो, और 60 प्लस में आपका कौन हो? यहां पर भी एक ही बंदा हो कोई। ठीक है, हो सकता है दादा हो या ताया हो सो एवर। अब अगर औरतों की बात करें तो हो सकता है यहां पर 4 लड़कियां हो इनके घर में, छोटी बच्चियां 0 से 14 साल की उम्र की। इसी तरह 15 से 30 में आपके यहां पर कितने होंगी? मे बी दे आर 4। यहां पर अगर यहां पर है तो यहां पर 2 हो सकती हैं, और हो सकता है यहां पर 1 हो। बास टाइम हो सकता है कि यहां पर कोई भी ना हो, तो डैश डाल दीजिएगा। ठीक है, इस उम्र तक कोई भी ना हो। अब यहां पर कुल का फीसद निकालने, फीसद मींस परसेंटेज, देन यू हैव टू टेक आउट द परसेंटेज। ठीक है, आपके और ऐसी शीटें आपको 10 निकलवानी है, क्योंकि ये क्या है? फैमिली 1, ये एक फैमिली का है। आपको 10 फैमिलीज के बारे में बनाना है तो 10 शीटें दरकार होंगी। ये वाला फॉर्मेट की 10 शीटें बनानी है। हर घर का अलग अलग ही तो बनाओगे ना, हर घर का। आ गए ना समझ में? अब एक घर में हो सकता है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया है, यहां पे 30 से 15 में इतने बच्चे हैं, हो सकता है इसमें कोई ना हो। सब ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू म्यूट द माइक एंड जस्ट रेज योर हैंड, 1 by 1 वी कैन कॉल यू। सब साथ बोलेंगे तो सारे टीवी चैनल्स, हम सारे टीवी एक साथ तो नहीं देखते ना, एक ही टेलीविजन साथ देखते ना।
अब इतने सारे चैनल चल रहे हैं तो सारे चैनल साथ चलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कौन सी फिल्म चल रही है। हाँ भाई, हाँ मारिया बोलो बेटा। माइक ऑन करो मारिया। अभी देखो मैं तो अब ये आपको सिर्फ समझा रही हूं, अभी मैं इसका सॉल्व पेपर भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है, पर करना वो आपको खुद ही होगा। सॉल्व पेपर भी आई विल शो इट टू यू। एनी अदर क्वेश्चन इस्लाहुन्निसा संभल, यू ऑल्सो रेज अ क्वेश्चन। हाँ जी, कुछ पूछना है? हाँ बेटा बोलो। अभी चलिए ये सवाल देख लीजिए, आगे वाला भी दिखा देती हूँ, ठीक है, इसको समझ लिया आपने। उसके बाद क्या करना होगा, आपके नताइज की बुनियाद पर जो भी आपका रिजल्ट आएगा इसमें, ठीक है, वजाहत करें कि कम्युनिटी की उम्र की साख्त मकामी खिदमात, वसाइल, पॉलिसी फैसलों पर कैसे असरअंदाज हो सकती है। ये जो आपको इसमें नजर आएगा तो आपको इसमें पता चल जाएगा इसमें बूढ़े बुजुर्ग आपकी सोसाइटी में कितने हैं आपके, ठीक है, और बच्चे कितने हैं, ठीक है, वो भी आपको पता, और लड़कियों की तादाद ज्यादा है या लड़कों की तादाद ज्यादा है, ये सारी चीजें पता चलेगा। और फिर उसमें के बाद आपको पता चलेगा जो कम्युनिटी है, जो हमारी कम्युनिटी है, उसको कैसे ये असरअंदाज करती है ये सारी चीजें। एंड दिस इज इन द चैप्टर नंबर 14। और ये सारे वो चैप्टर्स हैं बेटा जो चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी 40% सिलेबस में आ रहे हैं। इट मींस दे आर इन द टीएमए। ओके दैट ओके। अब इसका दूसरा सवाल, जैसे अभी मुझसे किसी बच्चे ने पूछा कि मैम दूसरा सवाल कर सकते हैं, चलो दूसरा सवाल देखते हैं। अपने पड़ोस में 10 खानदानों का फिर सर्वे करना है यहां पर, ठीक है। डोंट बी इन अ शॉक सिचुएशन बेटा, आई हैव गिवन यू सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको इसका हल बता दिया है। आप अपनी सहेलियों को, उनके पेरेंट्स के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, आप अपनी फ्रेंड्स को भी ऐड कर सकते हैं, चाचा ताई की, ननिहाल से, ददियाल से ले लीजिए, पड़ोस में से ले लीजिए, कंबाइंड फैमिली में रहते हो तो अपने चचा ताया के बच्चों को इस तरह से ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब इस सर्वे में क्या करना है, इसमें आपको 2 लिस्टें बनानी है और 2 फहरिस्तें बनानी है। फहरिस्तें, लिस्ट। हाँ बेटा बता रही हूँ, जी जी बता रही हूँ। पहला सवाल है, इसी के अंदर इसका सब क्वेश्चन है। अगर ये वाला अटेम्प्ट करेंगे आप, हिंदुस्तान में इंतखाबात से मुतालिक खदशात की फहरिस्त, यानी कि जब हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं कौन कौन से खतरात आपको महसूस हो रहे हैं, उनसे खतरात ना कह लें तो कुछ ऐसे खदशात जिसपे आपको डाउट है तो आप उनको फहरिस्त में रखेंगे, ठीक है। उसकी एक लिस्ट बनाएंगे कि लोगों को क्या क्या खदशात हैं, क्या हो सकता है नहीं आने वाली सरकार हमारे काम की ना आए, या हो सकता है वो ये काम करे, क्या ये वाला काम कर सकती है, ठीक है, हम देखेंगे अभी। फिर है लोगों की तरफ से तजवीज करदा इंतखाबी इस्लाहात की फहरिस्त। अब जब लोगों ने आपको मशवरा दिया भाई ऐसा लीडर आना चाहिए कि भाई 24 घंटे पानी आना चाहिए हमारे इलाके में, तो सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत खराब हालत हुई हुई है, बरसात में देखिए हम तो गिर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग बाहर नहीं जा सकते, और सबसे ज्यादा ट्रैफिक का मसला बहुत ज्यादा हो गया, तो वो आपको ये सजेशंस देंगे, दे आर द सजेशंस, ओके। अब जो आप ये 10 खानदानों से उनके आंसर लिखेंगे ना इन 2 लिस्ट के अकॉर्डिंग, अब उसके अंदर आप क्या करेंगे, आपकी जो नताइज की बुनियाद है, जो आपके पास रिजल्ट आएगा आपके हाथ में सर्वे करने के बाद, उसका आप एनालिसिस करेंगे, तज्जिया करेंगे, मिलाकर देखेंगे कि उनके खदशात मौजूदा इंतखाबी निजाम में क्या हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके साथ क्या क्या शिकायतें हैं, उनके चैलेंजेस की अक्कासी करते हैं, और अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट है उसको कैसे करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज चैप्टर नंबर 22। नाउ वी विल शो यू द सर, और इसके भी आपके 10 ही वो बनेंगे फॉर्मेट। सबसे पहले आपका फॉर्मेट कैसा होगा, जो पहला पेज जिसमें आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे पूरा इस तरह से। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, डू इट, मेक इट बाय योरसेल्फ।
इसका लोगो आप खुद बना सकते हैं, अप टू यू। साल कौन सा है? 2025-26, क्योंकि आपके एग्जाम होंगे अप्रैल में। होप इज इट क्लियर? ये आपका सेशन है। आपका नाम आ गया, आपके फादर का नाम आ गया, ठीक है। देन क्लास 10th, मीडियम क्या है? उर्दू है मीडियम। फिर आता है सब्जेक्ट क्या है? सोशल साइंस। सब्जेक्ट का कोड क्या है? 2013, सॉरी आई एम सॉरी, इट्स 213, आई एम सॉरी। AI नेम आपका, ये सारे जो आईडी कार्ड आपको इश्यू हुआ है उस पे ये सारे नाम होंगे। अपने आईडी कार्ड की एक फोटोकॉपी घर पर भी रखना, ठीक है, फोटोकॉपी करा के रखना इसकी। उसके बाद आप अपना AI नेम लिखेंगे जो है, AI कोड जो होगा आपका, देन योर फोन नंबर। फोन नंबर इज कंपलसरी? नो। आई होप कि ये चीज आप मेंशन नहीं करना। क्यों नहीं करना बेटा? फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। अपने घर का पापा का नंबर दे सकते हैं, पर वो भी ना दें तो बेहतर है, इट्स नॉट कंपलसरी, ठीक है। ट्राई नॉट टू डू दिस। होप इज इट क्लियर? चल आगे चलते हैं। पहला सवाल हमने क्या करा था अभी? आई होप दिस इज क्लियर। उन्होंने कहा था एक आसार कदीमा है जो किसी कदीम जगह की तलाश कर रहे हैं। इस इलाके की ज्योग्राफी को समझने में आपको इसकी तारीखी और सकाफती अहमियत से पर्दा उठाने में किस तरह मदद मिलेगी? इसका सवाल, हाँ बेटा। तो आईडी कार्ड और हमारा कोऑर्डिनेटर तो देंगे हमें, बिल्कुल वही देंगे, और फोटोकॉपी करा लिए ना उसकी अपने पास रखिए। जैसे हम अपने पासपोर्ट की, अपने आधार कार्ड की कॉपी रखते हैं ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टिल यू रिसीव्ड योर रिजल्ट इन योर हैंड। जब तक आपको आपका रिजल्ट हाथ में ना आ जाए, इन चीजों का एक अलग फोल्डर बना के रखो, ठीक है। अच्छा चलो, अब यहां देखो, मैंने इसको बताया था 40 to 60 वर्ड्स। कितनी लाइन है? 4 लाइन है, ठीक है। जवाब क्या दिया है? एक माहिर आसार कदीमा के लिए इलाके के ज्योग्राफी को समझना बहुत अहम है, क्योंकि तारीख और आसार कदीमा का मुताला यानी कि उसकी स्टडी इसके इलाके की ज्योग्राफी को जाने बगैर नामुमकिन है, ठीक है। ज्योग्राफिया ये समझने में मदद करता है कि किसी माशरे की जिंदगी, अगर कोई पहाड़ी इलाका है तो बड़ी मुश्किल होगी जिंदगी, कोई रेगिस्तानी इलाका है तो भी मुश्किल होगी, कोई चटियल मैदान वाला इलाका है तो वहां की जिंदगी कैसी होगी? वहां पे सड़कें होंगी, आमोदरफ्त होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा, हर चीज बहुत ईजी होगी। ज्योग्राफिया ये समझने में मदद करता है कि किसी माशरे की जिंदगी और तारीख कैसे तश्कील पाई, किस तरह से डेवलप हुई। मिसाल के तौर पर इंडो गंगा का मैदान, इंडो गैंजेस प्लेन है, ठीक है। ये आपका कहाँ? ये इंडो गैंजेस प्लेन, ये आपका I'm sorry, very very sorry. यहां पर, यहां से आपकी गंगा और इंडस, गंगा एंड इंडो रिवर्स, ये रिवर्स आकर मिलती हैं। ये चटियल मैदानों का इलाका है, यहाँ सारे आपके पहाड़ हैं। उन्होंने पूछा यहाँ की जो जिंदगी है, दरियाओं से वाफिर पानी की फराहमी की वजह से मौर्य और गुप्ता जैसी बड़ी सल्तनतों के कयाम की जगह रही है यहाँ पे, क्योंकि हर कोई पानी की जगह पे रहना पसंद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर नदियां मौजूद थी। कौन सी? ये 2 नदियां, जिसकी वजह से यहाँ पर आबादी भी थी, लोगों ने हुक्मरानी भी करी और बड़े बड़े शहर भी यहाँ पर आबाद हुए। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अब अगर ये करना है तो ये करो, अब नहीं तो दूसरा सवाल था महात्मा बुद्ध के बारे में। अब महात्मा बुद्ध की 2 अहम तालीमात थी। क्या थी? इंतहा पसंदी से परहेज, यानी कि वॉयलेंस से परहेज करना, बीच का रास्ता इख्तियार करना, और अहिंसा, नॉन वायलेंस।
अदम तशद्दुद हैं। ठीक है, ये दो इनके इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये भी आप देख रहे हैं 1 2 3 4 4 लाइनों में है ये भी। ठीक है, अगर आप इसमें वर्ड भी काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड होगा एक लाइन में। आई होप दिस इज क्लियर। 40 to 60 वर्ड की बात हो रही है। ठीक है, दरमियानी रास्ता हमें एतदाल, सादगी, ज़हनी सुकून सिखाता है, जबकि अदम तशद्दुद दूसरों के लिए हमदर्दी और एहतराम पैदा करता है, लड़ाई झगड़े के बगैर। ठीक है, रोजमर्रा जिंदगी में हम इन पर अमल करने से जाती सुकून और समाजी हम आहंगी का दोनों में इजाफा कर सकते हैं। अब जो भी आसान लगे वो कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन था आपका, हयातियाती तनव्वु आपकी रोजमर्रा जिंदगी की कैसे मुतासिर करता है। अब कैसे हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बराह रास्त असरअंदाज होता है, डायरेक्टली हमारे अफेक्ट करता है हमको ये, क्योंकि हयातियाती आप कह सकते हैं इसको प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, ये हमारी जाती जिंदगी पर बिल्कुल असरअंदाज होता है। पौधे और जानवर हमें ग़िज़ा देते हैं, खाना मिलता है, हलाल जानवरों से दवाएं मिलती हैं, ऑक्सीजन इज द बेसिक नीड, साफ माहौल पैदा होता है, क्लीन एनवायरनमेंट होता है। ओके, उसके अलावा मिसाल के तौर पर जंगलात की वजह से क्या होता है, बारिशें होती हैं, सॉइल इरोजन रुकता है, आबो हवा जो है वो साफ रहती है। ठीक है, उसके अलावा मुख्तलिफ जानदार बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। हयातियाती तनव्वु के तहफ़्फ़ुज़ से इंसानी सेहत और बका बेहतर होती है। इकोसिस्टम यू कैन से। I hope this is clear. 4 lines, 1 2 3 4 60 to 40 words। पर ये अगर सवाल लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे। ये पेज है, लाइन यहां खींचेगी, उर्दू ऐसे ही शुरू होगी। ठीक है, स्पाइरल के अंदर लगेगा। ठीक है, अब यहां पर आप पहले तो तारीख डालेंगे, उसके बाद एक काम और कीजिएगा, हर पेज पर आप अपना रोल नंबर जो है वो जरूर लिखेंगे। ठीक है, या तो नीचे लिख दीजिएगा, नीचे ही लिखे तो ज्यादा बेहतर है। सवाल लिखा आपने यहां पर, उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप इसका आंसर लिखेंगे। आ गई समझ में? ऐसे मत कर देना फिर कह रही हूं कि ये आपका पेज है, 2 लाइनों में आंसर लिखा, खत्म। दिस इज द रॉन्ग मेथड, देखने में खूबसूरत नहीं लग रहा है वो। क्लियर है ये चीज? क्योंकि चीजें, लड़कियां जो है ना, चीजें बड़ी खूबसूरत बना के पेश करती हैं प्रैक्टिकली, दे आर वेरी क्रिएटिव। देन सेकंड क्वेश्चन, अगर आप पॉलिसी साज होते तो आप हिंदुस्तानी ज़राअत में किन 2 अहम चैलेंजेस की निशानदही करेंगे, इसकी बेहतरी के लिए आप क्या अमली इकदाम करेंगे? अगर पॉलिसी साज, हाँ पूछो बेटा। भाई रोल नंबर मुझे क्या पता, आप अपने कोऑर्डिनेटर से पूछिए जिनके थ्रू आपका एडमिशन हुआ है। अगर इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है, आस्क देम, दे हैव गिवन यू सम आइडेंटिटी कार्ड, ऑन दैट इट इज मेंशन्ड। ठीक है, अगर मैं पॉलिसी साज होता, सिचुएशन बता रहे, तो भारतीय ज़राअत के 2 बड़े चैलेंजेस, पैदावार मींस प्रोडक्शन में जमूद और ज़राई लागत में मुसलसल इजाफे को समझता, कंटिन्यूस इंक्रीज। ठीक है, इन मसाइल के हल के लिए मैं अमली इक़दाम करता, जैसे जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करता, मशीनरी का इस्तेमाल करता। ठीक है, अगर मैं पॉलिसी साज होता। कंडीशन रखिए यहां पर, मयारी बीज यानी कि सीड्स, दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करता, फर्टिलाइजर्स का यूज करता। उसके अलावा बारानी इलाकों में मजबूत आबियाशी, जहां पर वाटर की फैसिलिटीज नहीं है या सही से नहीं है, उसको प्रॉपर निजाम करता, क्योंकि वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी। पानी जो है वो सबसे पहली जरूरत है किसी भी पौधों को उगाने के लिए। ठीक है, किसी भी फसल को तैयार करने के लिए। और किसानों के लिए सस्ते कर्ज, मुनासिब इमदादी कीमतों का इंतजाम करना, ताकि इनकी आमदनी में और पैदावार में इजाफा हो। होप दिस इज क्लियर। कितनी लाइंस में? 1 2 3 4, अगेन 4।
और 4.5 यू कैन से। तीसरा सवाल भी 2 नंबर का था, 40 से 50, सॉरी 40 से 60 में। यहां पर 9 उम्रों की बात हुई थी। एडोलेसेंस एक मुख्तलिफ आबादियाती ग्रुप के तौर पर तस्लीम करना, इनकी मुनफरिद जरूरियत को पूरा करने में मदद करता है, इनको समझने के लिए। दे आर टीनेजर्स। ये पहचान, ये कहते हैं हमें भी पहचानो, हमें भी इंपॉर्टेंस दो, दैट वी आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ये ना बच्चों में काउंट होते हैं ना बड़ों में काउंट होते हैं। सेहत के लिए जाती तरक्की के मैदानों में अहम है, क्योंकि वो बचपन और बलूगत के दरमियान की मुद्दत है, यानी कि 10 से 19 साल के बच्चे, चाहे उसमें लड़का हो या लड़की, ये 10 से 19 साल के वो लोग होते हैं जो ना तो बच्चों में काउंट होते हैं ना बड़ों में काउंट होते हैं। दे आर कॉल्ड एडोलेसेंट्स। ताल्लुक रखते हैं इनकी जरूरियात को मखसूस तौर पर हल करने के लिए पॉलिसियां, इन्हें जिस्मानी, नफ्सियाती और समाजी तब्दीलियां, ये ऐसा दौर होता है जब वो अपने अंदर अपनी जिस्मानी जो तब्दीलियां उनमें हो रही होती है ना, उससे अनअवेयर होते हैं और परेशान भी होते हैं, किससे बात करें, किससे डिस्कस करें। तो ट्राई टू, गर्ल्स के लिए बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि अपनी माओं से बात करिए। जो भी आप फेस कर रही हैं, जैसी भी सिचुएशन फेस कर रही हैं, ट्राई टॉक टू योर मदर्स। मां से बढ़कर कोई भी दोस्त नहीं है, ठीक है। बारे में दुरुस्त मालूमात फराहम कर सकती हैं। मजीद बरा ये पॉलिसियां सेहत, मशावरत की खिदमात को दस्तयाब कर सकती हैं और जिंदगी की महारतों को, लाइफ स्किल्स की नशोनमा में मदद देती हैं। ये वो उम्र होती है, सीखने की उम्र होती है, अच्छी चीजें, और लोग बुरी चीजें भी सीखते हैं उस उम्र में, मैं ये भी बताऊं। और शैतान इस उम्र में बहुत बहुत सर पे सवार होता है, गुस्सा आता है, हट धर्मी वाला रवैया रहता है। तो कोशिश करें कि दीन से तो जुड़े रहें, नमाजों से अल्लाह से मांगा करें कि अल्लाह हिदायत दे, कहीं कुछ गलती हो ट्राई टू कंसल्ट विद योर मदर। माँ से बड़ा कोई दोस्त नहीं। अगेन आई एम टेलिंग यू, ऐसे दौर में आपको गुमराह करने वाले बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको आइडेंटिफाई करेंगे। आप अगर अच्छा काम कर रहे होंगे ना, उसको बुरा पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। चलो, ताकि वो खतरे की सूरत हाल से बच सकें। खतरा, अल्लाह ताला अच्छे दोस्त मिलवाए, अगेन आई एम टेलिंग दैट थिंग, और बेहतरीन जिस्मानी, ज़हनी, समाजी सेहत हासिल कर सकें। अच्छे दोस्त, कहते हैं ना, दोस्त पहचान होता है आपकी, दोस्त जो है वो आपकी पहचान है। एक परफ्यूम की शॉप से में अगर आप जाएंगे, आपको परफ्यूम खरीदना है, आपने नहीं खरीदा, ठीक है, बाहर निकल कर आएंगे तो क्या लेकर आएंगे साथ में? खरीदा नहीं है कुछ आपने, क्या लेकर आएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी क्लियर आंसर, यस, खुशबू। पर अगर आप किसी कोयले की कान में चले गए, बचते बचाते, बहुत ही बचते बचाते गए, धब्बा भी नहीं लगा, क्या लेकर आएंगे? क्या लाओगे? बोलिए। कोयले की कान में गए और वहां से आप बाहर आए, बड़े बचते बचाते आपने अपने सुखेड़ सुखाड़ कर अपने आप को निकालते लेकर आए बाहर, तो क्या लेकर आएंगे बाहर? या तो कालक लगेगी या फिर उसकी स्मेल, उसका धुआं आपके साथ होगा। इसी तरह आपके दोस्त होते हैं, ठीक है बेटा, इसी तरह आपके दोस्त होते हैं, वो आपके ज़हनी, जिस्मानी और समाजी सेहत हासिल करना। समाज में सेहत कैसे हासिल करेंगे? जब आपके पास अच्छे दोस्त होंगे, ओके। कौमी आबादियाती पॉलिसी 2000 में इन्हें कम खिदमात याफ्ता आबादियाती ग्रुप के तौर पर तस्लीम करती है, यानी कि ये वो ग्रुप है जो कुछ करता तो नहीं है, पर ये इन फ्यूचर के लिए, हम आने वाले मुस्तकबिल के लिए इनको तैयार कर रहे हैं, जैसे आप लोगों को तैयार करा जा रहा है, ठीक है, जैसे आप लोगों को तैयार करा जा रहा है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट है, रियासती पॉलिसी की हिदायती उसूल हिंदुस्तान में एक फलाही रियासत के अहदाफ को
हासिल करने में किस तरह मदद करते हैं। स्टेट पॉलिसीज, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। किसी भी रियासत के ऐसी पॉलिसीज जो अपनी रियासत को बेहतर रियासत बनाने के लिए एक फलाही रियासत के अहदाफ को, अहदाफ टारगेट हासिल करने में बहुत मददगार हैं, क्योंकि ये मरकजी यानी कि सेंट्रल और रियासती, सेंट्रल एंड स्टेट रियासतें हुकूमतों के लिए रहनुमाई उसूल, गाइडलाइंस होती हैं की तरह काम करता है। ठीक है, उनके गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं। उनकी बुनियादी मकसद क्या होता है? माशरती और माशी हालात पैदा करना ताकि तमाम शहरी अच्छी जिंदगी गुजार सके और माशरती और माशी जमहूरियत कायम हो सके। इसकी मिसाल कैसी है? इसकी उन्होंने कहा है ना, मिसाल दीजिए, यानी कि मजदूरी की कम से कम उजरत, मिनिमम वेजेस, कम से कम तनख्वाह क्या होनी चाहिए। एक तो ये हो गया। देन मेज़गा, ये मेज़गा जिसे जैसे प्रोग्राम शुरू करना ताकि जो दही रोजगारों को फरोग मिले, जो गांव में कुछ रोजगार हैं उनमें कुछ डेवलपमेंट आए, वो और अच्छे लेवल पर हो सके। या फिर तालीम का हक, राइट टू एजुकेशन, ये एक बेसिक राइट है, राइट टू एजुकेशन। क्लियर? चलिए, मैं बाकी सवालात पे नहीं जा रही। आपने मुझे बोला था कि मैम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम। ठीक है, 5वां सवाल हो गया हमारा। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें ये इस तरह का दिया है, सेट बना हुआ है ये इस टेबल में। अब इन्होंने प्रोजेक्ट, इसकी आपका जवाब कैसे है ये देखिए, जवाब कैसे हमने बनाया है इसका। दिस इज ऑल द हेल्प बाय आवर सर, हमारे सर की हेल्प है ये। देखिए, प्रोजेक्ट लिखा है, टाइटल क्या था उसका वो लिखा है, उसके अलावा उसका टॉपिक क्या है वो लिखा है, आबादी की उम्र के मुताबिक तरकीब और उसके मकामी तरक्की पर असरात। अब जदूल कहा जाता है टेबल को। टेबल बनाइए, उम्र के गिरोहों के मुताबिक मर्द और ख्वातीन की तकसीम। अब यहां पर ये सिर्फ एक टेबल बनाई गई है एक फैमिली की, और मैंने आपको बोला ऐसी 10 फैमिलीज का आपको काम करना है। इसके अंदर बेटा इस शीट में आप टोटल 10 फैमिलीज को टोटल कर या तो आप एक रफ अपना चार्ट बनाइए अपने पास, एक लिस्ट, उसमें आपने ये सारी कैटेगरीज डाल दी। ठीक है, और सबका आपने बायोडाटा ले लिया। उसके बाद पूरे 10 की 10 फैमिलीज के अंदर आपने ये देख लें, ये एक ही शीट पर बना लें कि आप उसमें देख लें कि कितने 0 से 14 साल के बच्चे हैं उन 10 फैमिलीज के अंदर। 12 दिखाया है यहाँ पर। 15 से 30 साल के 15 लोग मिल रहे हैं। 30 से 59 ईयर्स के 18 लोग हैं, और 10 घरों में सिर्फ 6 बड़े मर्द हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन, हो सकता है दादा हो या कहीं पे नाना हो। ऐसे औरतों के अंदर 0 से 14 साल 10 लड़कियां हैं, 15 से 30 16 हैं लेडीज, फिर 30 to 59 यू हैव 14 उन 10 घरों में। ठीक है, एक रफ आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये फेयर वाला फॉर्मेट तैयार होगा। उसके बाद आपकी 9 लेडीज हैं सीनियर, कहीं पे दादी होंगी कहीं पे नानी होंगी। यहां पर परसेंटेज क्या निकाली गई है, यहां पर उसकी हमने परसेंटेज निकाली है। मर्द कितने हैं? 0 to 14 में 20%, फिर इसी तरह आपके 15 में आ गए, फिर इसमें आपके 30% है, एंड देन 10%। फिर औरतों का भी हमने इसी तरह से परसेंटेज निकाली है हमने, जो कुल है यानी कि जो मेन दे रखा है टोटल, उसमें से एक में आपका कंप्लीट हो गया।
अब उन्होंने यहां पे दिखा है कुल घरेलू आबादी 10 घरों का मजमुआ, आपके जो मर्द उनको टोटल मिले 59, इसका टोटल है ये, दिस इज टोटल 51 मेल्स, औरतें कितनी है 49 है। इफ वी कैलकुलेट देम 30 40 प्लस 9 49 हो गए, ये 51 हो गए, और टोटल आबादी कितनी है, अगर हमने इसको इससे ऐड कर दिया 49 प्लस 51, इट टोटल 100। क्लियर है? ये एक ही शीट बनाइए, पर आपको अपने रिकॉर्ड में 10 घरों का पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा और उनको काउंट करके फिर इस लिस्ट को तैयार करना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल था, अच्छा यही अभी प्रोजेक्ट हमारा अभी इसमें जो उन्होंने सवाल करे, तज्जिया क्या करना है, हमें इसका एनालिसिस क्या करना है, उम्र की तरकीब का मकामी खिदमात और पॉलिसियों पर असर। अब उन्होंने कहा कि असर क्या हो रहा है, उम्र की साख्त क्या है, एज कॉम्पोजिशन क्या है, कम्युनिटी की तरक्की में उसका क्या हिस्सा है, मनसूबाबंदी में बुनियादी किरदार क्या अदा करते हैं, बच्चों का ज्यादातर तनासुब क्या है 0 से 14 साल, और ये सारे बच्चे कौन है, जो स्कूल जाते हैं, ट्यूशन मराकिज में जाते हैं, खेल के मैदानों में जाते हैं, हिफाजती टीके लगते हैं जिनके सेहत मराकिज की जरूरत बढ़ती है, मेडिकल सेंटर्स की जरूरत बढ़ती है, अगर बच्चे होंगे तो उनके टीके लगेंगे, पूरा उनका चार्ट होगा, और हुकूमत को तालीमी बजट बढ़ाना होता है, एजुकेशन पे जो खर्चा गवर्नमेंट कर रही है वो शो करना पड़ता है, आंगनवाड़ियां जैसी सहूलियतें जरूरी हो जाती हैं वहां पर जब इतने छोटे बच्चे होते हैं। ये 0 से 14 की बात हो रही है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी नेक्स्ट पार्ट, वो नौजवान जो 15 से 30 साल की उम्र के अंदर हैं, ये गिरोह कारआमद इंसानी सरमाया है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स है, इंसानी वसाइल है ये जिसका इस्तेमाल करा जाता है। इनको क्या होता है, ये रोजगार के इनको चांसेस चाहिए, स्किल डेवलप्ड होनी चाहिए, कोई ना कोई हुनर सीखे, ये कंप्यूटर वोकेशनल कोर्सेज होते हैं वो होने जरूरी हैं, जगह जगह आपने देखा होगा ऐसे सेंटर्स खुले हुए। तो इतने साल की उम्र के जो लोग होते हैं या किसी ना किसी हुनर को सीख रहे होते हैं या कंप्यूटर के वोकेशनल कोर्सेज कर रहे होते हैं। फिर अगर इनको कोई भी कोर्स करना है तो इनको ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इंटरनेट इज मस्ट, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, ठीक है, तो स्पोर्ट्स रिक्वायर्ड है। फिर अब 30 to 59 के जो एज है, यानी कि बालिग काम करने वाली आबादी, वो लोग जो क्या कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, वर्किंग पीपल, ये तबका माशी सरगर्मियों का सेंटर है, मरकज है। जो भी जॉब में है वो कौन से हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, दिस इज द एज ग्रुप, चाहे वो बैंक में हो, चाहे सड़कें बनवा रहे हो, मार्केट के अंदर एज अ शॉप ओनर्स हो, बिजनेस हो उनका, या मेडिकल की लाइन में वो वहां पर मौजूद हो एज अ डॉक्टर्स, राइट। फिर आते हैं ये लास्ट एज ग्रुप 60 प्लस, एंड इसके अंदर बढ़ती उम्र के अफराद जिनको हम कहते हैं सीनियर सिटीजन्स, सेहत के मराकज, क्यों, क्योंकि भाई बढ़ती उम्र है, बढ़ती उम्र में बीमारियां होती हैं तो उनको डॉक्टर्स के पास जाना होता है, मेडिकल शॉप्स के पास जाना होता है, घरेलू निगहदाश्त, यानी कि घर में बैठे हुए होते हैं तो वो सबका ख्याल रखते हैं। ख्याल कैसे रखते हैं, उनके बैठा रहना ही बहुत बड़ी बात होती है ना। हम घर को खुला हुआ छोड़ के जा सकते हैं, दादी मौजूद है, दादा मौजूद है, नानी मौजूद है, नाना मौजूद है, तो है ना। पेंशन स्कीम है, अगर वो वर्किंग थे तो इस स्टेज पर उनको पेंशन भी मिलती है, राइट। फिर ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, ये वो पॉपुलेशन है 60 प्लस वाली जो अब डिपेंड करती है कौन सी वाली पॉपुलेशन पर, जो 30 to 59 वाली है, जो नौकरी कर रहे हैं वो लोग, जिससे डिपेंडेंसी रेशो बढ़ जाता है और मकामी वसाइल पर क्या पड़ता है,
दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। अब इसका आंसर क्या है, हमने क्या कैलकुलेट करा, कंक्लूजन क्या निकाला हमने इसका? कंक्लूजन है, इस सर्वे से मालूम होता है कि कम्युनिटी की उम्र की तकसीम मकामी खिदमात, वसाइल और हुकूमती पॉलिसियों के फैसलों पर गहरा असर डालती है। जो हुकूमत फैसले लेती है, बच्चों, नौजवान और मुअम्मर अफराद की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए मकामी इंतज़ामिया को जो वहाँ की है उसको तालीम, सेहत, रोज़गार, समाजी बहबूद, इन सब पर फोकस करना है। ऐसे ही प्रोग्राम्स उसको लेकर आने ताकि वो मजमूई तरक्की करे। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर हो गया ये चीज? यहां पर प्रोजेक्ट है, इसका तारुफ देना है आपको, जो हमने दूसरा देखा था इलेक्शंस के रिगार्डिंग में। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में मोहल्ले के 10 घरों का सर्वे किया गया। लोग भारत के इंतखाबी निज़ाम के बारे में किन अहम मसाइल या खदशात का जिक्र करते हैं? 3 सवाल हो गए। अब यहां पर उन्होंने क्या कहा, हिस्सा अव्वल 10 घरों के मुताबिक अवाम के इंतखाबी खदशात क्या हैं? जाली वोटिंग, धांधली, पैसा और वक्त ताकत का गलत इस्तेमाल, फिर वोटरों को धमकाना, बोगस वोट। ये लोगों की राय है और हकीकत में भी ऐसा है। ठीक है, फिर ये पूरी एक लिस्ट बना दी उन्होंने। उम्मीदवारों में मुजरिमाना रिकॉर्ड की मौजूदगी। हमने आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं खड़ा होता जिसके कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, पर आज अगर हम कहें तो कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, बट दे आर स्टैंडिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव। फिर सरकारी मशीनरी का नाजायज इस्तेमाल, सरकारी चीजों का अपने प्राइवेट पर्सनल यूज करना। फिर इंतखाबी तशद्दुद, अगर जीत गए या नहीं जीते, जीत गए तो एक तरह का तशद्दुद और अगर नहीं जीते तो उसका एक अलग तरह का। जात पात मजहब की बुनियाद पर वोट मांगना, वोटर्स करते हैं ऐसे रिप्रेजेंटेटिव। फिर वोटर लिस्ट में गलतियां, नामों की स्पेलिंग की मिस्टेक है, एज की मिस्टेक है। ठीक है, और ये तो बहुत बड़ा एक इशू है आज का। फिर शफाफियत की कमी, इंतखाबी खर्च छुपाना कि कितना एक्सपेंड करा, जो आपने कैंपेनिंग करी इलेक्शंस की उस पर कितना खर्च करा। फिर बूथ कैप्चरिंग जहां पर वोटिंग हुई और वहां से जब पूरी वोटिंग हो गई तो पता चला वहां से आप बैलेट बॉक्स लेकर ही गायब हो गए। आई होप दिस इज क्लियर। फिर और अवाम की तजवीज क्या है, अब उसका सजेशंस क्या हैं। अब पब्लिक ने जो सजेशंस दिए हैं उसका सजेशंस भी सुन लीजिए, मशवरे। सख्त शनाख्ती जांच, आधार लिंक वोटिंग, आधार लिंक होना चाहिए। इंतखाबी अखराजात की शफाफियत, पता चलना चाहिए कहां से पैसा आया, कैसे खर्च करा, किस किस जगह खर्च करा। मुजरिमाना रिकॉर्ड वाले अफराद पर पाबंदी, किसी को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए जिसका रिकॉर्ड खराब हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। ख्वातीन की ज्यादा नुमाइंदगी, वुमेन्स को भी रिप्रेजेंटेटिव तौर पर खड़ा करना चाहिए। ईवीएम की सिक्योरिटी, आपको पता है पहले दौर में पेपर पर हम अपने वोटिंग करते थे अपने हाथ से, आज मशीन है और वो मशीन बेचारी बहुत बेचारी हो गई है। फिर आता है सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल पर सख्त सजा। अगर पता चल जाए कि हाँ उसका इस्तेमाल किसी पर्सनल यूज में करा गया है तो उस पर कुछ पनिशमेंट। पैसे और शराब की तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी, लोगों ने वोट खरीदने के लिए पैसों का और शराब का इस्तेमाल कराया गया है कुछ इलाकों में। इंतखाबी फहरिस्त की दुरुस्ती अपडेट, यानी कि जो कमिंग अपडेट है वो सही होना चाहिए। सियासी पार्टियों का ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट कहा जाता है जो पैसे से रिलेटेड होता है और सारा हिसाब किताब का पूरा चिट्ठा होता है कि कहाँ इस्तेमाल करा, कैसे इस्तेमाल करा, कितना इस्तेमाल करा। ठीक है, एंड मुतनासिब नुमाइंदगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके खदशात और निजाम का इसका तज्जिया करें। यहां पर आता है धांधली और जाली वोटिंग, जो हमने अभी पीछे भी देखा। इसका हल क्या है? बायोमेट्रिक वोटिंग कराइए, सख्त शनाख्ती तस्दीक कराइए और सीसीटीवी निगरानी होनी चाहिए।
ताकि कोई धांधली ही ना हो। पैसा और ताकत का गलत इस्तेमाल के लिए सबक 22 के मुताबिक दौलत और गुंडा ताकत इंतखाबी अमल को गैर मुंसिफाना बना देती है। अगर ये ना हो तो इसका हल क्या है? अखराजात का ऑडिट होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया। सरकारी फंडिंग, सख्त कवानीन, स्ट्रिक्ट रूल्स। फिर उम्मीदवारों का मुजरिमाना रिकॉर्ड। ऐसो को तो आप सबसे पहले आप उसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव ही ना चुने, उसको कैंडिडेट ही ना माने। सजा याफ्ता मुजरिमों पर मुकम्मल पाबंदी, बैंड हो जाना चाहिए। इंतखाबी तशद्दुद, सेंट्रल फोर्सेस तैनात करें, फोर्सेस शुड बी देयर। हसास इलाकों में खुसूसी निगरानी, इसके बारे में आप अखबारों में बहुत पढ़ते रहते हैं। इसका हल क्या है? सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आजादाना मुबस्सरीन की तैनाती हो, जो आजाद हो, आजाद इन अ सेंस जो फ्रीली आपका किसी के प्रेशर में ना हो, दे आर नॉट अंडर एनी प्रेशर, एनी पार्टीज प्रेशर। फिर जात पात और मजहबी बुनियाद पर वोटिंग, इसका हल क्या है? ऐसा करने वाली पार्टियों और उम्मीदवारों पर पाबंदी। लोग जो मजहब के नाम पर, जात के नाम पर वोट मांगे, उनको से नो, अ बिग नो। सर्वे से वाजे क्या होता है? ये अवाम का बुनियादी मुतालबा शफाफियत, महफूज और गैर जानिबदारा इंतखाब होने चाहिए। इसमें कौन होना चाहिए? असातिज़ा, कारोबारी अफराद, बुजुर्ग, नौजवान, सभी इंतखाबात में हिस्सा लें। ठीक है। फिर इंतखाबी निज़ाम में बेहतरी से जमहूरियत क्या होगी? मजबूत होगी और अवाम का एतमाद बढ़ेगा। और हमें इसका एंड में हमें इसका कंक्लूजन क्या मिलता है? इट इज वेरी नेसेसरी टू राइट द कंक्लूजन। नतीजा इस सर्वे ने साबित किया कि इंतखाबी खदशात महज खबर नहीं बल्कि अवाम का हकीकी तज्जिया है। और हमारे सर ने भी बड़ा हकीकी तज्जिया करा है इसका, जब भी ये चीज़ आपके पास मौजूद है। इस्लाहात जैसे सख्त कवानीन, शफाफियत, मुजरिम उम्मीदवारों पर पाबंदी, बायोमेट्रिक वोटिंग, ख्वातीन की नुमाइंदगी, ये सब भारत की जमहूरियत को मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा TMA जाकर बंद हो रहा है। आ गई समझ में? आज से ही लेकर अपना ये काम कीजिए और कोशिश करें कि आप वक्त से पहले अपने कोऑर्डिनेटर को अपना ये सबमिट करें ताकि वो उसको अपलोड कर सकें। नहीं तो सिस्टम हैंग हो जाता है बेटा और आपका आंसर शीट अपलोड नहीं होती। एंड इट इज फ्री ऑफ मार्क्स, फ्री मार्क्स हैं इसमें, 20 मार्क्स फ्री के मार्क्स हैं। आई होप दिस इज क्लियर। इंशाल्लाह वी विल मीट सून in the next class. Assalamu alaikum.